गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम करेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु को परिभाषित करने वाले प्रथम भारतीय दार्शनिक कौन थे? महर्षि कणाद, दार्शनिक फकुदा, दार्शनिक डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस। कौन था इनमें से प्रथम? कौन था? कौन सा वैज्ञानिक प्रथम था जिन्होंने परमाणु को परिभाषित किया था? कौन था प्रथम? था महर्षि। कौन था? महर्षि कणाद। कौन था? महर्षि कणाद। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, या जैविक परिवर्तन? कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती अगर जल रही है तो कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक दोनों है। कौन सा है? भौतिक और रासायनिक दोनों है। कैसे? दोनों कैसे हैं? अगर मोमबत्ती है, ये जल रही है, तो ये कौन सा हो गया? रासायनिक। ये तो कौन सा हो गया? रासायनिक। और ये पिघल रही है साथ साथ में, ये कौन सा हो गया? ये कौन सा परिवर्तन हो गया? पिघलना। साथ साथ में क्या हो रही है? ये पिघल रही है, तो ये कौन सा हो गया? सॉरी गाइस, ये कौन सा हो गया? पिघलना। कौन सा हो गया? पिघलना कौन सा परिवर्तन हो गया? ये हो गया भौतिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है? रासायनिक परिवर्तन में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वो चीज वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आती, और अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो अपन उसको वापस उसके मूल स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। ये डिफरेंस है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन है इनमें से? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। कौन सी है? नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वो क्या है? 78% के लगभग पाई जाती है, लेकिन वो क्या है? वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर वो होती तो कितना खतरनाक होती, क्योंकि पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। फिर आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.03%, इतनी पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सी इनमें सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है वायुमंडल में? कौन सी गैस पाई जाती है जो अभी मैंने डिस्कस किया था? कौन सी है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सी पाई जाती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सॉरी गाइस, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? जीवों का जो मूलभूत लक्षण है वो क्या होता है बताइए? उनका आहार, उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनका स्वरूप। क्या हो सकता है? मूलभूत लक्षण क्या होता है? आवास हो सकता है, कि आहार जो खाते हो होता है, या जहाँ रहते हो होता है, या उनका स्वरूप होता है जो हैबिट वगैरह वो होती है, या उनकी जो कोशिका स्ट्रक्चर है वो होता है। क्या होता है मूल लक्षण?
मूलभूत लक्षण वो कोशिका संरचना होती है। क्या होती है? कोशिका संरचना होती है, वो मूलभूत लक्षण होता है किसका? जीव का। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन गैस का विस्तार कितना है? कितना है मतलब कितने किलोमीटर पे ओजोन की परत पाई जाती है, उसका विस्तार कितना है? धरातल से 10 किलोमीटर के मध्य, धरातल से 50 किलोमीटर के मध्य, धरातल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य, धरातल से 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, कौन से मतलब इसमें पाई जाती है किलोमीटर में? ये पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर के मध्य, जो अपने 10 किलोमीटर के ऊपर और 50 किलोमीटर तक, 10 से धरातल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य ये ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन क्या करती है? ओजोन जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उनसे अपनी रक्षा करती है, उनको अपने तक नहीं पहुंचने देती है। पराबैंगनी किरणें होती है वो बहुत हानिकारक होती है, उनसे कैंसर होता है और चमड़ी के बहुत सारे रोग होते हैं, तो उनको ये आने नहीं देती है ओजोन गैस। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयन मंडल कहाँ पाया जाता है? आयन मंडल का विस्तार कहाँ पे, कितने किलोमीटर पे है? वो देखते हैं। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, 80 से 200 किलोमीटर के मध्य, 80 से 400 किलोमीटर के मध्य, 200 से 400 किलोमीटर के मध्य। कहाँ पे इसका स्थान? जो आयन मंडल है इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार है 80 से 400 किलोमीटर के मध्य। कितना है? 80 से 400 किलोमीटर के मध्य आयन मंडल पाया जाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? जो सेल होते हैं उनमें प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? लिथियम, लोमोत्रिगियन, सिलिकॉन, सीजियम। क्या होता है? जो अपने सौर बैटरियां होती है उनमें किसका यूज किया जाता है? इनमें से अपन यूज करते हैं सिलिकॉन का। किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का। किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं इनमें से। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इनमें से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताइए। एम्पियर होता है, कूलाम होता है, हेनरी होता है या ओम होता है? क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। और कूलाम किसका होता है? कूलाम आवेश का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है किस किस से बनती है? उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, उत्पादकों, मांसाहारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। किनसे बनती है? तो नॉर्मली देखते हैं अपन, सबसे पहले किसको लेते हैं? उत्पादक। उत्पादक को लेते हैं। और उत्पादक क्या होता है? उत्पादक ज्यादातर क्या होते हैं? शाक, पेड़ पौधे, ये सारे क्या है? उत्पादक है। फिर इनका यूज कौन करता है? सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? सबसे पहले अपन लेते हैं उत्पादक। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है उपभोक्ता, इनका उपभोग करने वाला, उनका भोग करने वाला, जैसे उपभोक्ता। फिर क्या आता है? उपभोक्ता ना। फिर आता है अपघटक। फिर क्या आता है? अपघटक। जैसे कोई पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है, पेड़ है, पेड़ को कौन खाता है? ये पेड़ है, पेड़ है, पेड़ को कौन खाता है? कोई जैसे बकरी है, हिरण है, चूहा है,
खरगोश है, तो ये देख लो जैसे बकरी है, बकरी क्या करती है, किसको खाती है, ये उत्पादक है और ये क्या है, उपभोक्ता है। ये क्या है, उत्पादक है और ये क्या है, उपभोक्ता है। फिर इसको, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी को कौन खाता है, बकरी को जैसे शेर खा गया, ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर शेर, शेर की जैसे मृत्यु हो गई तो उसको वापस कौन मिट्टी में मिलाएगा, उसका अपघटन कौन करेगा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। फिर क्या करते हैं, अपघटन। जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो वापस उसको कहाँ मिला देते हैं, मिट्टी में। ये क्या हो गया, उत्पादक। ये क्या है, उत्पादक। और ये दोनों क्या है, उपभोक्ता। फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, ये हो सकते, बहुत सारे चेन में चलते। और ये लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया, ये आ गया अपना अपघटक। क्या आ गया, अपघटक। जो क्या होता है, जीव होता है कोई भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलके अपनी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, वो बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है अपना पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। जो पारिस्थितिकी शब्द है उसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय जाता है रीटर को। जो ये शब्द है पारिस्थितिकी, वो सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था रीटर ने। इसको क्या हो रहा है, ये सबसे पहले किसने दिया था, रीटर ने। किसने दिया था, रीटर महोदय ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले। फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। किस संरचना के द्वारा, अगर गर्भ में शिशु पल रहा है तो उसको किसके द्वारा पोषण मिलता है, तो किसके द्वारा मिलता है, देखते हैं। फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। किसके द्वारा मिलता है, ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है, ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई जो मापते हैं उसके लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, इनमें से अल्टीमीटर, फेदोमीटर, बेरोमीटर, पायरोमीटर। किसकी सहायता से मापते हैं, ये मापते हैं अपन फेदोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से मापते हैं, फेदोमीटर की सहायता से। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष होता है, क्या है प्रकाश, प्रकाश वर्ष एक मात्रक है, वो किसका होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में औसत दूरी, सूर्य तथा किसी ग्रह के बीच में औसत दूरी, किसका मात्रक है, ये मात्रक है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी का। किसका मात्रक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो जितनी दूरी तय की जाती है उसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के ऐसी चिप होती है, वो किस पदार्थ की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, कार्बन की, कैल्शियम की, इस्पात की, किसकी बनी होती है। जो ऐसी चिप्स होती है ना, चिप होती है कंप्यूटर में, वो किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है, कार्बन की बनी होती है, या कैल्शियम की होती है, इस्पात की होती है। किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। कृत्रिम, जो कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से अपन जल्दी कैसे पका सकते हैं, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, देखते हैं। एसिटिलीन का, इथेन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका यूज किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है एसिटिलीन का। किसका यूज किया जाता है, एसिटिलीन का।
वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु है ऐसी? जिंक है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। कौन सी है इनमें से? इनमें से जिंक धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती। कौन सी धातु है? जिंक है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती। कौन सी धातु है? जिंक धातु है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? जब कोई नेत्रदान करते हैं तो कौन सा पार्ट दिया जाता है दान में? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, लेंस। कौन सा भाग दिया जाता है? इसमें दिया जाता है कॉर्निया। कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? कॉर्निया पार्ट है उसको डोनेट किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जो वृक्ष होते हैं वो उनका कैसे पता करते हैं कि कितने वर्ष का है, कितने साल पुराना है? वो किसके द्वारा देखते हैं? वो देखते हैं इसके बाहर के द्वारा, इसकी ऊंचाई के द्वारा, वार्षिक वैल्यू की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? वार्षिक जो वलय होती है, जो वार्षिक वलय होती है उनके आधार पे अपन बता सकते हैं कितना साल पुराना है। जैसे अपन इनके तने को काटते हैं तो उसमें अंदर ऐसे वलय बनी होती है, उनको कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उनका अध्ययन करके उससे पता चलता है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पे वो अपने मिलती है। तने को जब काटते हैं तो उसको कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उससे इसका पता लगाया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट, चलो गाइस अपने इतने क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन थे और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू देखने के लिए।